हम लोग पिछली क्लासेस में वर्गीकरण अभी देख रहे थे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हमारा मेन टॉपिक था। धर्म के अनुसार वर्गीकरण और प्रत्येक धर्म में सुधारवाद और पुनरुत्थानवाद दोनों का अंतर हमने बताया था कि दोनों में डिफरेंसेस ये होते हैं। सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आपको यही पढ़ना है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने दिए थे, इसके बारे में जानकारी दी थी। कुछ मैं आपको कराता जाऊंगा, जैसे एक पैटर्न बन जाएगा कि आपको करना कैसे है। ठीक है, सब्जेक्टिव तो पूरा अप्रोच मैं करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव का कुछ मैं करा के आपका अप्रोच बना देता हूँ कि आप ऐसे चलिएगा अपने नोट्स में। ठीक है। इसके अलावा जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो ये नॉर्मली सुधार आंदोलन की बात हो गई। एक स्पेसिफिक आंदोलन है जिसको निम्न जातीय आंदोलन या लोअर कास्ट मूवमेंट भी कहा जाता है किताबों में। आप इसको ऐसे समझिए कि जातीय प्रथा और छुआछूत पर प्रहार। ठीक है, इन सभी सुधारकों ने तो किया ही। ठीक है। इसके अलावा जातीय विशेष सुधारकों की भी बड़ी भूमिका रही है। जैसे हम पश्चिम भारत में बात करें तो ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी भूमिका है। दक्षिण भारत में जब हम चर्चा करते हैं तो पेरियार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें रामास्वामी नायक हैं पेरियार। ठीक है। तो ऐसे भी हम चर्चा करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है। तो अलग से आप देखोगे जब आप नोट्स पढ़ोगे, लास्ट में उनके बारे में भी, पेरियार जी हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, ज्योतिबा फुले हैं, उन सब के बारे में भी जानकारी दी गई है कि उन्होंने क्या क्या किया समाज सुधार के लिए। ठीक है। कॉन्सेप्ट बता ही दिया था मैंने, बस पढ़ना आपको है। जितनी बार आप रीडिंग लगाओगे उतने ज़्यादा मेच्योर होते जाओगे उसमें। फैक्ट्स के लिए मेन एफर्ट लगाना है आपको। कॉन्सेप्ट तो एक ही बार बन जाएगा आपका। ठीक है। बिरसा मुंडा जैसे सामाजिक सुधार का थोड़ा बहुत यह है कि वो अपने जनजाति के भीतर कुछ रिफॉर्म कर रहे हैं। वैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिफॉर्म किया है। ठीक है। बट जो ब्रॉडली जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे इनकी बातें केवल जाति विशेष तक सीमित नहीं रहेंगी। ठीक है। ये पूरे धर्म और हिंदुस्तान के लेवल पे इनकी बात होगी। वो मुंडा जनजाति के भीतर कुछ मुद्दों को लेकर के उनकी रिफॉर्म थी। ऐसे है, 1850 के बाद कोई भी जनजाति का रिफॉर्म होगा तो उसमें समाज सुधार एक मुद्दा होता है। हम ट्राइबल रिवोल्ट की जब हम बात करेंगे तो वहां हम जिक्र करेंगे उनका। ठीक है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई सभी को। एक कॉन्सेप्ट हमने कल इसके बारे में बना दिया था। ये जितने भी प्रयास देख रहे हैं, संस्था बनाई जा रही है या क्षेत्र विशेष के स्तर पे हो रहा है, धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, हम यही प्रयास, इसको ये मान लो आप, जैसे पहला एक तरीके से स्टेज हो गया ए। ठीक है। तो यही प्रयास हिंदू धर्म की बात करें हम या किसी भी धर्म की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा। यही प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा। इसको पढ़ने का एक और तरीका है, एक और तरीका है जिस पे हम ध्यान रखते हैं। ये बदलाव रुकने वाला नहीं है। ये परिवर्तन आज भी इसको लेकर के मूवमेंट होते हैं। तो शुरुआती दौर में अपने अपने क्षेत्र में होगा, फिर क्षेत्र का दायरा टूटेगा, है ना। फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास शुरू होगा, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर। इसमें महादेव गोविंद रनाडे की बड़ी भूमिका होगी। कांग्रेस की बैठक के बाद वो एक सम्मेलन बुलाया करते थे जहां सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती थी। बट राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा रफ्तार तेज होगी गांधीवादी चरण में। सबसे ज्यादा होगी गांधीवादी चरण में। गांधी जी के जो मूवमेंट्स होंगे, उस मूवमेंट्स में ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो है कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद तीसरा जो एफर्ट मैंने कहा, जो हम अभी बात कर रहे थे, इसको हम निम्न जातीय आंदोलन भी कहते हैं। जो जाति व्यवस्था पर प्रहार करने के लिए चलेगा। ठीक है। तो रिफॉर्म मूवमेंट में हम एक अलग से इनके बारे में भी एक व्यू बनाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद संविधान, जब मैं अपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो पॉलिटी के बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो जातीय के आधार पे भेदभाव,
धर्म के आधार पे भेदभाव, इन सब पे प्रहार करता है, शिक्षा के विकास की जिम्मेदारी राज्य को सौंपता है। तो जो कुछ एफर्ट लगेगा, इन सारे प्रयासों का निचोड़ संविधान में दिखेगा। ठीक है। और ये बात समझ में, संविधान क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भी उच्चतर मूल्य थे, जो हाईएस्ट वैल्यू जो हमने क्रिएट किया था, जो हमने प्रयास किया, और दुनिया में जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे, उन सब को हमने अपने संविधान में स्पेस दिया। जैसे संविधान जब आप पढ़ोगे तो भाई अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जातीय, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान, क्योंकि इसके आधार पर भेदभाव होता था हमारे समाज में, और इसके विरुद्ध पिछले 100-150 वर्षों से भारत में आवाज उठ रही थी। संविधान इन लोगों ने तो बनाया। 16 कहता है कि भाई नौकरी में समानता के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 17 अलग से कहता है कि छुआछूत दंडनीय अपराध है। होता आ रहा था, इसके विरुद्ध आवाज उठी। ठीक है। नौकरी में आरक्षण, जैसे निम्न जातीय आंदोलन का बहुत बड़ा डिमांड हुआ नौकरी में आरक्षण, डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी भूमिका होगी इसमें। एक पूना पैक्ट पढ़ेंगे हम। तो जो सब चीजें हैं ना, जब हम इसको ऐसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना, जैसे आप ध्यान में रखोगे आप, तो फिर उस पे एक अच्छा व्यू बनता है क्वेश्चंस को समझने में और मेंस को लिखने में। 1950 के बाद भी बहुत सारे कानून बने हैं समाज सुधार के ऊपर। संविधान में जो जो बात कहा गया है उसको लागू करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, आयोग बनाए गए हैं। जातीय आयोग, जनजातीय आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, और अलग अलग समय में कानून बनाए गए हैं। ठीक है। तो उसके बावजूद देखोगे तो जो समस्याएं हमने शुरू की हैं बात कर शुरुआत में, वो समस्याएं आज भी बनी हुई है। तो इसको देखने का नजरिया है। जैसे हम ऐसे पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ने के बाद फिर हम अलग से इसकी चर्चा करेंगे, और इसकी बात हम अभी नहीं करने जा रहे हैं, बट देखा इसको ऐसे ही जाता है। अभी आपने देखा होगा कि एक बहुत पत्रकार थे गौरी लंकेश, उनकी हत्या कर दी गई थी। कभी कुछ दिन पहले ही अखबार में आ रहा था कि जितने भी उनके हत्यारे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है। अभी कल परसों न्यूज में आ रहा था। तो जो भी मतलब थे उसमें गिरफ्तार किया गया है उनको। तो ऐसे करके अब और भी बहुत सारे, मतलब महाराष्ट्र में एक अंधविश्वास उन्मूलन समिति बनाई गई है वहां पे। ताहोलकर बहुत जाने माने स्कॉलर थे। ठीक है। जो लगातार लंबे समय तक उन्होंने उसके विरुद्ध अभियान किया था। कुछ राज्यों ने इसके विरुद्ध कानून भी बनाए हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें एकदम अतीत में ही नहीं है। अब जो शुरुआत हुई वो अब 21वीं सदी में भी जा रही है। इसके विरुद्ध आवाज उठी है, उपनिषदों में भी आवाज उठी है, फिर दब गया वो आवाज। फिर कभी बुद्ध, महावीर, जैन जैसे चिंतकों ने आवाज उठाई, लंबे समय तक उसका प्रभाव रहा, फिर दब गया वो आवाज। फिर कबीर, नानक जैसे सूफी संतों ने ये आवाज उठाई, फिर तो दब गई वो आवाज। बट इस बार जो आवाज उठी वो आवाज सतत चल रही। ये भी देखने का एक नजरिया है अपना, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात सभी को? ये भी जैसे हम आखिर उपनिषदों में किस तरह की बात कही गई है, कभी जब हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया में, या बुद्ध और महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, या कबीर, नानक और जो तमाम संत थे उनकी बातें क्या थी। ठीक है। जब आप देखोगे तो जब आवाज समय समय पर उठती रही है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आवाज उठी नहीं है, उसमें बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है इन कुरीतियों के विरुद्ध। फिर एक स्तर के बाद जो धर्म चलता है वो खुद कुरीतियों का शिकार हो जाता है, बहुत सारी बुराइयां उसके अंदर आ जाती हैं, लोग ही चलाते हैं ना। एक उपदेशक कब तक जाएगा? वो तो शिक्षा देकर जाता है, शिक्षा छोड़ कर जाता है। हम पे आप पे आके बात टिक जाती है। ठीक है। ये लोग ही चलाते हैं सिस्टम को, है ना। तो ये भी एक दृष्टिकोण होता है इसको देखने का। आ रही है बात समझ में? जैसा हमने कहा कि ये सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं डायनेमिक, यानी इसका दायरा बहुत व्यापक था। तो इसमें समझना जरूरी होता है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या ध्यान रखना है। बाकी तो देखो सिंपल है कि राम मोहन राय का योगदान क्या है। ठीक है। ये बहुत एलिमेंट्री लेवल का है, ये तो अभी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बनाना वो बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन कुछ लिखते हैं इसके ऊपर। हम ना, जो समझना था, जितनी काम की बातें थी मैंने पिछले वीडियो में और इस वीडियो में सब बता दी। अब सबसे पहले लिखो
सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। लिखो क्या है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है? आपको जो भी सवाल होंगे अभी हम थोड़ी लास्ट में आपको थोड़ा टाइम दे देंगे, आप उसमें पूछ लीजिएगा। सामाजिक धार्मिक जीवन, इसमें लिखिएगा सामाजिक धार्मिक जीवन मुख्यतः 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक जीवन में व्याप्त, मुख्यतः 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक जीवन में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए चलाया गया आंदोलन। ब्रैकेट में लिख लेना, यह आंदोलन 20वीं एवं 21वीं सदी में भी जारी है। यानी मुख्यतः 19वीं सदी के सेंस में बात करते हैं, लेकिन कि ये केवल 19वीं सदी की चीज नहीं है, ये लगातार जारी है। अगला पॉइंट लिखें, सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त कुरीतियों से, सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त कुरीतियों से आशय है लिख ले पूरा का पूरा पॉइंट जो हमने आपको पिछले लिखाया था क्लासेस में। जाति प्रथा, छुआछूत, अशिक्षा, महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याएं, महिलाओं से संबंधित विभिन्न कुरीतियां जैसे शिशु हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, विधवाओं की दयनीय दशा इत्यादि, दयनीय दशा इत्यादि। इसी में लिखें धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त प्रमुख समस्याएं थी, व्याप्त प्रमुख समस्याएं थी पुरोहितवाद, बहुदेववाद, बहुदेववाद, पॉलिसिज्म, कॉमा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अंधविश्वास इत्यादि। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, नोट करके लिखें। 19वीं सदी में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत, 19वीं सदी में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत अलग अलग धर्मों में भिन्न भिन्न समयों पर हुई। कुछ भी इंफॉर्मेटिव नहीं होगी, जैसी परिस्थितियां होंगी शिक्षा होगा उस हिसाब से होगा। पहले तो ये हो गया भाई कि क्या हो गया, तो कुरीतियों को दूर करने के लिए चला गया आंदोलन। कुरीतियां क्या है, तो ये कुरीतियां हैं। अब आप लिखो क्यों सुधार आंदोलन की शुरुआत क्यों। ठीक है,
पॉइंट्स फॉर्म में लिखते चले जाओ। पहला लिखो, ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में विभिन्न कारणों से, ब्रिटिश शासनकाल में विभिन्न कारणों से मध्य वर्ग का उदय, मध्य वर्ग का उदय हुआ। लिखो, इस वर्ग पर आधुनिक विचारों का प्रभाव था, इस वर्ग पर आधुनिक विचारों का प्रभाव था, और इसी वर्ग ने, आधुनिक विचारों का प्रभाव था और इसी वर्ग ने सामाजिक धार्मिक सुधारों की शुरुआत की। इसी वर्ग ने सामाजिक धार्मिक सुधारों की शुरुआत की। इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूं आपको, ये जरूरी कॉन्सेप्ट भी है। प्रायः जो समाज में या दुनिया के किसी भी समाज में आधुनिक काल से पहले दो वर्ग आपको दिख जाएंगे। एक उच्च वर्ग, जिसमें शासक की चर्चा होती है, जमींदार की चर्चा होती है, धार्मिक वर्ग की चर्चा होती है ना। एक निम्न वर्ग, जो छोटे किसान, भूमिहीन किसान, कारीगर, मजदूर, है ना, छोटे व्यापारी। बड़े व्यापारियों को छोड़ दिया जाए, उनकी स्थिति ठीक थी, उच्च वर्ग वाली श्रेणी में ही आ जाएंगे जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे। ठीक है, कुछ बहुत बड़े कारोबारी होते थे तो वो राज्य को ऋण वगैरह भी दिया करते थे। कई कारणों से अंग्रेजों पे समय नया वर्ग उभर के आया भारतीय समाज में। ऐसे हर दुनिया में हर समाज में आया है। ठीक है, जैसे हमने कहा विभिन्न कारणों से। वैसे शिक्षक की बात की जाए, आधुनिक शिक्षक, जब पाश्चात्य शिक्षा आएगा तो शिक्षक भी आएंगे। ठीक है, पत्रकार की चर्चा की जाए, प्रेस है, अखबार निकल रहे हैं तो पत्रकार भी आएंगे। अदालत है तो वकील भी आएगा। उद्योग है तो उद्योगपति भी होगा। फिर मेडिकल की शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा तो डॉक्टर इंजीनियर भी होंगे। सबसे ज़्यादा तो वकील होंगे, पत्रकार होंगे और शिक्षक होंगे। डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत कम होंगे उस समय। ठीक है, कहते हैं ना भाई, संविधान जो था एक तरह से वकीलों के लिए वरदान है। बनाया ही वकीलों ने था संविधान को, तो व्याख्या भी आज भी वही करते हैं, बहस भी कोर्ट में वही करते हैं और फैसला भी वकील ही सुनाते हैं, तो कानून के जानकार है ना। तो इस तरह का एक क्लास उभर के आया। ये क्या है? पढ़ा लिखा वर्ग है। ठीक है, शहरों में रहता है, थोड़ी आर्थिक स्थिति भी बेहतर है। इन वर्गों पर आधुनिक विचारों का प्रभाव है, जैसे समानता जैसे विचार, जैसे हम कहते हैं ना आधुनिक विचार, तर्क करना, लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल देना, राष्ट्रवाद, इस तरह के विचारों का प्रभाव है इनके ऊपर। ये जहां भी रहेंगे, जितनी इनकी संख्या कम है, जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, इनकी आवाज भी सुनी जाएगी। तो कई कारणों से भारत में मध्य वर्ग का उदय हुआ। कोई एक कारण तो है नहीं उसके उदय के, बट यही वर्ग है। जितनी भारत में संस्थाएं बनेंगी, अभी समाज सुधार, ब्रह्म समाज, जितनी भी संस्थाएं बनेंगी सब पढ़े लिखे लोग बनाएंगे। जितनी राजनीतिक संस्थाएं बनेंगी, ठीक है, क्रांतिकारी घटनाएं होंगी, सब में पढ़े लिखे लोगों की भूमिका होगी। तो शिक्षित वर्ग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। आंदोलन को नेतृत्व करने में इनका बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, ये लीड करेंगे आंदोलन को। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? हमने कहा विभिन्न कारणों से मध्य वर्ग का उदय, इन पे आधुनिक विचारों का प्रभाव, तो इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों की बुनियाद या शुरुआत की। ठीक है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है भाई, मध्य वर्ग कैसे उभर के आया? दलित, ठीक है, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। अभी हम राजा राम मोहन राय, उन सारी चीज़ों पे अलग से आपसे बात करेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट लिखें आप,
लिखो पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। देखो पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव पॉइंट्स में लिखते रहिएगा, क्योंकि इसका एक आंसर जो है वो हमारे प्रिंटेड मैटर में भी दिया गया है। उसके जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं रख दे रहा हूँ आपको, है ना, जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। प्रेस का विकास, प्रेस, शिक्षा के विकास से क्या होगा? शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ेगी, नौकरी तो मिलनी है नहीं, तो लेकिन विचार तो आएंगे ना उनके पास। विचार आएंगे तो उनको देखेंगे क्यों समस्या है, तो धीरे धीरे वो महसूस करेंगे कि कुछ अपने अंदर भी है, कुछ सरकार के अंदर भी है। अब इस सरकार से पर उंगली उठाने से ज़्यादा जरूरी है कि ज़्यादा उंगली अपनी तरफ, पहले अपनी उंगली ठीक कर ले, फिर सरकार की तरफ उंगली उठाएंगे। जैसे जैसे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ें देखेंगे धीरे धीरे, आगे हम मजबूत होंगे। प्रेस का काम क्या होता है भाई? प्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ होगा, अखबार निकाल सकते हो, किताब निकाल सकते हो, टेम्पलेट निकाल सकते हो, पत्रिका निकाल सकते हो, अपनी बातों को आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हो। जब अपने भाषा में प्रेस होगा, जैसे हिंदी में, बंगला में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, तो और लोगों तक पहुंच बनेगी। आ रही है बात समझ में? तो प्रेस के साथ ही विचारों का प्रसार सुगम होगा, प्रेस के साथ ही किताबों की सुलभता होगी। धर्म ग्रंथों का अनुवाद कैसे होगा? देखो सती प्रथा कहाँ लिखा है, कहेंगे दिखाओ। तो प्रेस की भूमिका, शिक्षा की भूमिका, मिडिल क्लास की भूमिका, आखिर ये सब क्यों इतिहास के इसी पड़ाव पर। तो एक और यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी है, जब हम कहते हैं ना आधुनिक भारत, तो अंग्रेजों का अक्सर कहना होता है कि आधुनिक भारत को जो सांचा है वो हमने तैयार किया। कुछ तो उनकी बात भी सही है, बट भारतीयों के द्वारा भारत को आधुनिक बनाने का जो प्रयास शुरू हुआ वो इन्हीं सुधारकों के द्वारा हुआ। तो ज़्यादातर किताबों में कहा जाता है कि आधुनिक भारत की नींव जो पड़ी वो 19वीं सदी की शुरुआत में पड़ी। राम मोहन राय पहले नेता हैं जो भारत को आधुनिक बनाने का बेड़ा अपने कंधों पर, और धीरे धीरे सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में राम मोहन राय तैयार होते जाएंगे शिक्षा के प्रसार के साथ साथ, ठीक है। तो ये भी एक होता है कि आधुनिकता की शुरुआत कहाँ से देखी जाए, क्योंकि ये चाहते थे कि समाज में बदलाव, इन विचारों को अपनाना, लाना, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हो गया प्रेस का विकास, समझ गए प्रेस का रोल क्या होगा। चौथा पॉइंट लिखें आप, लिखो ईसाई मिशनरियों की भूमिका, ईसाई मिशनरी की भूमिका यहाँ लिख लेना दो प्रकार से। ईसाई मिशनरियों की भूमिका दो प्रकार से आपको दिखेगी। पहला पॉइंट लिखें इसमें, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, इससे लोगों में जागरूकता आई। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, इससे लोगों में जागरूकता आई। दूसरा पॉइंट लिखो, धर्मांतरण एवं भारतीय धर्मों की आलोचना स्वरूप भी, भारतीय धर्मों की आलोचना प्रतिक्रिया स्वरूप भी के प्रतिक्रिया स्वरूप भी सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ईसाई मिशनरियों की भूमिका भी मानी जाती है। सुधार क्यों? 13 के अधिनियम में उनको धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। तो जहां पे जाते थे आलोचना करते थे, तो बुरा लगता था कि हमें वाकई बदलाव करना चाहिए, लोगों को लगता था। तो कई स्कूल कॉलेज भी उन्होंने खोले, उससे भी फायदा मिला, दोनों तरह की बातें हैं। तो सुधार आंदोलन की शुरुआत क्यों, हमें बदलना चाहिए, उसके पीछे ये अलग अलग कारक जिम्मेवार है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिया हमने, मिडिल क्लास, दूसरा शिक्षा, तीसरा प्रेस।
ठीक है। चौथा, ईसाई मिशनरियों की भूमिका दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जैसी संस्थाओं ने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जैसी संस्थाओं ने अतीत की उपलब्धियों से हमारा परिचय कराया, अतीत की उपलब्धियों से हमारा परिचय कराया, अतीत की उपलब्धियों से हमारा परिचय कराया, और इस ज्ञान का प्रयोग भी, इस ज्ञान का प्रयोग भी समाज सुधार की दिशा में उपयोगी रहा, इस ज्ञान का प्रयोग भी समाज सुधार की दिशा में उपयोगी रहा। ठीक है। तो जैसे इन लोगों ने बहुत सारे मनुस्मृति का अनुवाद किया, किसी ने वेद का अनुवाद किया, ये अनुवाद कर रहे थे भारत को समझने के लिए। जब इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया तो हम भी पढ़ सकते थे उसको, और हम उसको आसानी से बंगला में या दूसरी भाषा में लोगों को दिखा भी सकते थे। तो कहीं ना कहीं इससे भी एक बदलाव आया। अगला पॉइंट लिखें। लिखो, शहरीकरण, शहरीकरण, आधुनिक परिवहन के साधन जैसे कारकों ने भी, जैसे कारकों ने भी समाज सुधार की दिशा में उत्प्रेरक का कार्य किया, समाज सुधार की दिशा में उत्प्रेरक का कार्य किया। प्रेरक का कार्य किया। थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो चीजें आएंगी उसका भी रोल होगा बहुत। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो। लिखो, राम मोहन राय, राम मोहन राय, विद्यासागर जैसे प्रारंभिक सुधारकों ने भी, जैसे प्रारंभिक सुधारकों ने भी सुधार आंदोलन की बुनियाद रखी, सुधार आंदोलन की बुनियाद रखी। एकदम से जैसे राम मोहन राय ने मान लो इंग्लिश एक स्कूल एक खोला, वेदांत कॉलेज खोला, और भी वैदिक सागर ने 35-35 स्कूलों में योगदान दिया। यदि ये लोग शुरुआती दौर में बेस नहीं बनाते तो नई पीढ़ी वहां तैयार नहीं हो पाती। ठीक है। तो भाई क्यों शुरुआत हुई, तो उसके पीछे ये फैक्टर्स माने जाते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसमें कुछ लीडर ऐसे हैं, राम मोहन राय ऐसे हैं जिसपे सेपरेट क्वेश्चंस हो सकते हैं, विवेकानंद पे सेपरेट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है। और दयानंद सरस्वती पे सेपरेट क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ पे सेपरेट क्वेश्चंस हो ही सकते हैं। इसके अलावा बाकी किसी पे सेपरेट क्वेश्चन हो, फॉर्मेट में एक बना दूंगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। कुछ को तो अभी हम कर लेते हैं, कैसे पढ़ना है हमें उसी फॉर्मेट में, किसी फॉर्मेट पे किसी की राइटिंग करनी है, बस वो इन्फॉर्मेशन आपको रखना है। ठीक है।